के महानायक शहीद राजा विजय सिंह एवं शहीद सेनापति कल्याण सिंह व 152 सैनिकों के बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री, जिनको आप सब लोग भली भांति जानते हैं, और सच बताऊं तो आज मुझे और माननीय अशोक कटारिया जी को यहाँ बुलाने का काम, आप सबसे मिलवाने का काम और इस शहीदों की पवित्र भूमि को नमन करने का अवसर मिला। तो ऐसे हमारे कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी और उससे पहले जिनको आप सुन रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और मैं सच बताऊं आपको तो अभी उन्होंने बहुत कम बोला यहां से, और जब वो बड़ी बड़ी रैलियों में बोलते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे हमारे प्रखर वक्ता भी हैं, बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं उत्तर प्रदेश, और मैं और अशोक कटारिया हम दोनों सचमुच सगे भाई से भी ज्यादा बड़े। तो मैं आज उत्तराखंड की धरती पर आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री हैं और लगातार हमारे उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से उनका संपर्क बना रहता है, पूरे उत्तराखंड से। मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक खानपुर, जो कि बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, आदरणीय कुंवर चैंपियन साहब। झबरेड़ा के लोकप्रिय विधायक भाई देशराज कर्णवाल जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, और ज्वालापुर से विधायक लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुरेश राठौर जी, रुड़की के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान जी, भाई सुबोध राकेश जी, और कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय काला सिंह जी एवं समय सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर रामपाल सिंह जी, पूर्व मंत्री, भाई प्रदीप कुमार जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, श्रीमान शोभाराम प्रजापति, पूर्व दर्जा मंत्री, श्री मालवीन सिंह जी, चेयरमैन नगर पंचायत झबरेड़ा, जिला महामंत्री भाई आदेश सैनी जी, विकास तिवारी जी, भाई चंदन त्यागी जी, मंडल अध्यक्ष भगवानपुर देहात श्री सचिन गुर्जर जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, एवं कार्यक्रम में आयोजन करने वाली समिति के सभी हमारे सदस्यगण, सभी पदाधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हजारों की संख्या में मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो इस महान धरती को नमन करना चाहता हूं, शीश झुकाकर नमन करना चाहता हूं कि मुझे ऐसी पवित्र धरती पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। आज मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सबके बीच में हूं, और ये मैं स्वामी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। हालांकि पहले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पहले से कुछ और लगे हुए थे, लेकिन जब मुझे स्वामी यतीश्वरानंद जी ने कहा कि ऐसी धरती जहां पर 152 लोगों को, 152 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन शहीदों को यहाँ पर बर्बरता पूर्वक किस प्रकार से यहाँ पर वो घटना घटी थी, उस घटना को जब उन्होंने मेरे सामने बताया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और आप सबके बीच में आकर मैं सही मायने में देख रहा हूँ आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। राजा विजय सिंह की इस वीर भूमि को मैं नमन करता हूँ, उनके सारे बलिदानी
सहयोगियों के प्रति भी कृतज्ञ हूं, जिन्होंने देश की आजादी में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं आज वीरों की भूमि कुंजा बहादुरपुर आकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ब्रिटानी हुकूमत से दो हाथ करने वालों को पैदा करने वाली इस भूमि को मैं नमन करता हूं। हमें गर्व है कि आजादी के शुरुआती दौर के अंग्रेजों के खिलाफ जब बगावत शुरू हुई, उसका बिगुल फूंकने का काम कुंजापुर बहादुरपुर गांव से भी फूंका गया था। निश्चित रूप से हम सब लोग याद करते हैं कल उत्तराखंड के आंदोलन में भी जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, रामपुर तिराहा कांड ऐसा कांड था जिसके कारण से हमारा उत्तराखंड राज्य बना। मैंने कल वहां भी अपनी जाकर श्रद्धांजलि व्यक्त की है। मैं मसूरी जो गोलीकांड हुआ था वहां भी मैं गया था 1 सितंबर 1994, जहां उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए जहां पर भी गोलीकांड हुआ और 7 लोगों की वहां भी शहादत हुई। मैं उसी भूमि से, मैं उसी क्षेत्र से लगातार वहां के लोगों ने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सबके बीच में प्रथम बार यहां आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान को लगातार आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान को एक सशक्त हिंदुस्तान बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर, उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं के आशीर्वाद से 4 जुलाई 2021 से जब से मुझे काम करने का अवसर आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मिला है, मैं आगे उत्तराखंड को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा हूँ। क्योंकि नौजवानों के बीच में, छात्रों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में मैं लंबे समय से काम करता रहा हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के बीच में काम करता था। उसके बाद मैं और माननीय अशोक कटारिया जी, हम लोग सब साथ साथ युवा राजनीति में और युवकों के बीच में युवा मोर्चा के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश के अंदर में गया हूं। मैं चाहे हरिद्वार का कोई कोना हो या उत्तरकाशी या चमोली का कोई कोना हो या हमारे पिथौरागढ़ का कोई दूरस्थ क्षेत्र हो, बागेश्वर हो, अल्मोड़ा हो, चंपावत हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, पौड़ी का कोई जिला हो, टिहरी हो, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून, हर कोने कोने में मैं गया हूं। मैंने देखा है कि हमारे नौजवानों को कितनी परेशानियां होती हैं और उत्तराखंड के अंदर जो सबसे ज्यादा समस्या है, वैसे तो उत्तराखंड के अंदर हर जिले में, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि हर जिले की अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बात जो सब जगह मुझे कॉमन लगती है, एक चीज सब जगह आती है जो रोजगार को लेकर आती है कि हमारे नौजवानों को सबको रोजगार मिलना चाहिए। उसके लिए मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहते हुए मैंने जगह जगह पर काफी नौजवानों के साथ सम्मेलन किए, जगह जगह नौजवानों के साथ संघर्ष किया, आंदोलन किए। और उस समय हमारी जो जितनी भी सरकारी जो फैक्ट्रियां हैं, सरकारी उद्योग हैं, उन उद्योगों में उस समय एक शासनादेश जारी हुआ था कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी उद्योग लगेंगे उन सारे उद्योगों में 70% का आरक्षण उत्तराखंड के रहने वाले निवासियों के लिए होगा, उत्तराखंड के लोगों के लिए होगा। पिछले दिनों मैंने उद्योग विभाग की जब समीक्षा करी तो उसमें बहुत सारी चीजें आई। उसमें हमारे यहाँ पर जितनी फैक्ट्रियां लग रही है, वो फैक्ट्रियां अच्छी चले, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मैंने कहा है फैक्ट्रियों के लिए अच्छी नीति बनाएंगे और हम अच्छी नीति लेकर आ रहे हैं। पिछले 20 सालों से, 25 सालों से, 30 सालों से जो हमारे उद्योगों के जितने भी विवाद थे, सरकार के साथ जितने उनके विवादित मामले चल रहे थे, हमने उसके लिए कमेटी बना दी है। हमारे मंत्रिमंडल ने फैसला किया है अगले 3 दिनों में सारे विवादों को समाप्त कर देंगे। लेकिन मैंने कहा हम उद्योगों के लिए कर रहे हैं। उस समय जो हमने शासनादेश जारी करा था 70% का, हम चाहते हैं कि आप लोग इस आदेश को भी, इसका भी पालन करवा दीजिए, इसको भी लागू करवा दीजिए। और आगे चलकर ये आदेश हमारा निश्चित रूप से, प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए हम फैक्ट्री के प्रबंधन से वार्ता कर रही है, सरकार वार्ता कर रही है, हमारे नौजवानों को रोजगार के क्षेत्र में काम कर रही है। इन नौजवानों के लिए मैं जिस दिन मैंने पहले दिन मुख्य सेवक के रूप में काम करना किया, अपने सभी मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ हमने सबसे पहले मंत्रिमंडल में फैसला किया कि 24,000 जो पद सरकारी रिक्त हैं, उन सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि लगातार
भर्तियों का सिलसिला जारी हो गया है। लगातार विज्ञापन निकल रहे हैं, लगातार नौजवानों को इस क्षेत्र में नौकरियों में रखे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके साथ साथ पिछले 1.5 साल से, जब से कोरोना महामारी आई है, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे युवक, बहुत सारे छात्र जो सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं, उनका 1.5 साल का समय खराब हो गया। हमने कहा कि उनका 1.5 साल का समय कोरोना महामारी में जो खराब हो गया है, हम उसके लिए 1 साल की समय सीमा समूह को और क की भर्तियों में बढ़ाएंगे और हमने उसका शासनादेश कर दिया है। इसके साथ साथ आप सब लोगों को, हमारे नौजवानों को, हमारे बेरोजगार भाइयों को अपने रोजगार के लिए जो आवेदन पत्र भरते थे, उन आवेदन पत्रों में भरने के लिए उनको कहीं इधर उधर मुंह न ताकना पड़े, क्योंकि महामारी में सब आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इसलिए हमने तय किया कि हमारे नौजवान बेरोजगार भाइयों को अब आवेदन का कोई शुल्क नहीं देना होगा। उसका शासनादेश 1-2 दिन में निकलने वाला है। सोमवार को, कल संभवतः हम उसका शासनादेश निकाल देंगे। हम जो भी घोषणा कर रहे हैं, हम उसके शासनादेश साथ साथ निकाल रहे हैं। हमारी बहनें जो आजीविका मिशन के तहत काम करती है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम करती है, हमारे ग्राम संगठनों के माध्यम से काम करती है, क्लस्टरों के माध्यम से काम करती है और स्वयं के साथ साथ बहुत सारे लोगों को, यानी कि लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार देने का काम करती है। और इस महामारी के समय में उनका भी काम धंधा ठप हो गया। सामान बनाते थे, कोई बुनाई का काम करते थे, कोई मसाला बनाने का काम करते थे, कोई प्रसाद बनाने का काम करते थे, अलग अलग, कोई दालों को इकट्ठा करके उसको मार्केट में लाते थे, कोई बकरी पालन का काम, कोई भेड़ पालन का काम, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग काम करते थे। हर प्रकार से इस महामारी में उनकी भी पूरी तरह से, क्योंकि जो सामान उन्होंने खरीदा था वो बिक नहीं पाया, कुछ बाजार में गया तो बाजार में ही रह गया, कुछ का निर्माण नहीं हो पाया, रॉ मटेरियल खराब हो गया। हमने कहा ऐसी बहनें जो अपने साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करती है, उनको भी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा रखना है। सरकार उनके सहयोगी के रूप में काम करेगी, उनके साझीदार के रूप में काम करेगी और हमने 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी ब्याज के देने की व्यवस्था कर दी और अगले 6 महीने का उनका सारा ब्याज माफ कर दिया। अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले हमारे यही स्वामी जी के क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें हजारों की संख्या में हमारी बहनें आई थी। उन सब लोगों ने वहां पर धन्यवाद भी व्यक्त किया था। इसी प्रकार से अभी हमारे जो टैक्सी चालक हैं, क्लीनर हैं, हमारे छोटे होटल चलाने वाले हैं, छोटा व्यवसाय करने वाले हैं, क्योंकि यात्रा सीजन था, इस बार यात्रा चल नहीं पाई, कोरोना महामारी के कारण से यात्रा पर रोक लगी हुई थी और यात्रा न होने के कारण से उनका घर द्वार चलना बंद हो गया। हमने कहा कि सरकार के पास भी इस समय बहुत व्यवस्था, क्योंकि सभी जगह खराब हो रही है, सभी जगह पर राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा नहीं, हम आप सब लोगों को भी राहत देने का काम करेंगे, आप सबका भी सहयोग करेंगे, आप सबका भी प्रोत्साहन करेंगे। और हमने 200 करोड़ का पैकेज घोषित किया और जब मैंने पैकेज घोषित किया तो प्रतिपक्ष के लोगों ने उस पर सवाल खड़े किए और कहने लगे कि घोषणा तो हो गई है, अब घोषणा पूरी कैसे होगी। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 3 कार्यक्रम जिस परिवहन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए हमारी सरकार ने घोषित किया था, वो सारे के सारे पैसे डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में चले गए और उन्होंने 3 कार्यक्रम करके सरकार का धन्यवाद किया, मेरा भी उन्होंने मनोबल बढ़ाया। जिस क्षेत्र में भी हम घोषणा कर रहे हैं, अभी हमने खिलाड़ियों के लिए कहा है हम नई नीति लेकर आएंगे। हमारे इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो कोरोना महामारी में ऑनलाइन परीक्षा में अच्छे उनके पास वो नहीं थे, उन सभी को हमने कहा है कि जितने भी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले हैं, डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले हैं, उन सभी को हम 1 लाख बच्चे हमारे हाई स्कूल और इंटर के हैं और 1 लाख बच्चे हमारे महाविद्यालयों में पढ़ने वाले हैं, उन सभी को हम टैबलेट देने वाले हैं। हम सभी को टैबलेट देने वाले हैं। अभी ग्राम प्रधानों के लिए
हमारे ग्राम प्रधान भाई जो हमारे समाज के अंतिम छोर में काम करते हैं और सीधे सीधे जनता के बीच में रहते हैं, उनके बीच में से लगातार बात आती थी, लगातार कहते थे कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। और मुझे भी उनका प्रतिनिधिमंडल मिला, कई बार ग्राम प्रधानगण मिले, तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से हमारे ग्राम प्रधानों का अगर हम मानदेय बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली जो जनता है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाली जनता है, उनके लिए हमारे ग्राम प्रधान और अच्छा काम करेंगे। हमने जो है 1,500 की जगह 3,500 उनका मानदेय करने की घोषणा कर दी। उसका भी हम जल्दी शासनादेश निकालने वाले हैं। हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हमने बिजली का सरचार्ज भी माफ किया है, बिजली के क्षेत्र में गन्ना किसानों का हमने सारे गन्ने का भुगतान कर दिया है। और अभी आप लोग बोल रहे हैं कि जल्दी हम जो है गन्ने का जो रेट है वो भी तय करने वाले हैं। उसके लिए हमारी बैठक होगी, जल्दी से जल्दी वो गन्ने का रेट हम लोग तय करेंगे। धान की खरीद शुरू हो गई है और हमने इस बार धान की खरीद के लिए हमने कहा है किसान भाई का एक एक धान का दाना खरीदेंगे, एक एक दाना खरीदेंगे। और जितने भी हमारे क्रय केंद्र हैं उन क्रय केंद्रों पर अच्छी व्यवस्था हो, अच्छे प्रकार से वहां पर पंखे लगे हो, किसान भाई जो दूर से आते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था हो। ये काम हमारे खाद्य विभाग के लोग और जिला प्रशासन के लोग करेंगे। इसलिए हमने सख्त निर्देश दिए हैं, कहीं पर अगर इसकी शिकायत आएगी तो निश्चित रूप से उत्तरदायी इसको बनाया जाएगा। यानी कि हर क्षेत्र में रहने वाले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, आशा वर्कर हैं, टेक्नीशियन हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उन सभी लोगों को हमने प्रोत्साहन राशि के रूप में, चूंकि कोरोना महामारी में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उनके लिए हमने प्रोत्साहन की राशि अगले 6 महीनों के लिए तय कर दी है। 205 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया है, जिसमें 3.5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग सीधे सीधे उससे कहीं न कहीं सरकार की योजना से प्रोत्साहित होंगे। इसके साथ साथ हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। हमारी भावना है कि जिस प्रकार से आज देश को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के रूप में आगे बढ़ रहा है और उत्तराखंड के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का एक गहरा लगाव है, उनका एक अटूट रिश्ता है। पूरे उत्तराखंड को जानते हैं, भली भांति जानते हैं। वैक्सीनेशन का काम आप लोगों के बीच में हो रहा है, तो आपने देखा होगा कि पहले अगस्त के माह तक हमको बहुत कम वैक्सीन मिल रही थी। मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि आप हमको ज्यादा वैक्सीन दे दीजिए। हम एक दिन में 1.5 लाख 2 लाख वैक्सीन लगा सकते हैं, 1 लाख से ज्यादा हम पर डे लगा सकते हैं। मैं आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे यहाँ पूरी वैक्सीन बढ़वा दी। और वैक्सीन बढ़ने का असर ये हुआ कि अब हम कहीं 95% से भी ज्यादा हमारी वैक्सीन लग चुकी है। और हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी, यानी कि नवंबर के अंत तक हम 100% वैक्सीनेशन कर दें। हर क्षेत्र में प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी हमारे जो नौजवान बहुत सारी परीक्षाएं देते हैं, उन परीक्षाओं के पास करने के बाद जब वो प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद बहुत सारे बच्चों के घरों में उनके माँ बाप इस बात को बहन नहीं कर पाते हैं कि आगे वो बच्चे पढ़ें, उनके लिए अच्छी किताबें खरीदे जाए, उनके लिए अच्छे प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जो उनको बीच का समय मिलता है। हमने कहा है कि जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, चाहे वो लोक सेवा आयोग की परीक्षा होगी, एनडीए की परीक्षा होगी, सीडीएस की परीक्षा होगी, हमारे पीसीएस की परीक्षा होगी, आईएएस की परीक्षा होगी, उन सभी परीक्षाओं को आगे तैयारी करने के लिए सरकार ने 50,000 रुपए की व्यवस्था कर दी है कि उन बच्चों को हम 50,000 रुपए की व्यवस्था करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है धाकड़ धामी जिंदाबाद बोलो, धाकड़ धामी। मैं यहाँ स्वतंत्रता संग्राम, मृत्यु, विश्व युद्ध, आजादी के बाद लड़े गए युद्ध, शहीद एवं उनकी वीरांगनाओं के लिए जो हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास हैं, जो योजनाएं चलाई है, मैं उनको आपसे साझा करना चाहता हूँ। पूरे प्रदेश के अंदर हमने जो जैती गांव है, सालम क्रांति हुई थी, जैसे यहाँ गुज्जा बहादुरपुर की क्रांति हुई थी, उसी प्रकार से सालम की क्रांति हुई।
उनकी स्मृति में वहां पर हमने भविष्य में भव्य शहीद स्मारक बनाने की वहां पर घोषणा करी है। उसका भी शासनादेश निकल रहा है। उत्तराखंड के द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगनाएं एवं पैटर्न को अब प्रतिमा पहले उनको 8,000 रुपए पेंशन मिलती थी, उसको बढ़ाकर हम 10,000 रुपए कर रहे हैं। जल्दी ही सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के बच्चों के पढ़ाई के लिए एक और छात्रावास बना रहे हैं। इसी प्रकार से जो लोकतंत्र सेनानी है हमारे, वो हरिद्वार में उनके लिए हम एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन बनाने जा रहे हैं, उसकी भी हमने घोषणा की है। राज्य स्थित कैंट बोर्डों में निवास करने वाले जितने भी पूर्व सैनिक हैं, उनका भवन कर माफ करने हेतु उसकी भी कार्रवाई आगे कर रहे हैं। इसी प्रकार से लोकतंत्र सेनानियों को जो पहले कुटुंब पेंशन मिलती थी, तो इसमें मुझे उनके लोकतंत्र सेनानी मिले थे, उनके परिजन मिले थे। उन्होंने कहा कि कुटुंब पेंशन का नाम आप सम्मान पेंशन कह दीजिए। हमने उसको कुटुंब पेंशन की जगह सम्मान पेंशन कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न युद्धों में सीमांत झड़पों तथा आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों एवं अर्धसैनिक बलों की विधवाओं आश्रितों को एक मुश्त 10 लाख रुपए के अनुदान को बढ़ाकर अब 15 लाख रुपए कर दिया है, जो हमारे देश की सीमाओं पर शहीद हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की है। इसी दौरान जो बच्चे हमारे कोरोना महामारी या किसी अन्य महामारी या अन्य किसी बीमारी से, जिनके माता पिता में से, परिवार में से कोई भी कमाने वाला एक सदस्य भी जिसकी मृत्यु हो गई है उनके परिवार से, उन बच्चों को आगे पढ़ने लिखने के लिए कहीं इधर उधर न झांकना पड़े, माँ बाप की कमी के कारण से उनके आगे का जीवन न रुके। उसके लिए हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले हमारी सरकार वात्सल्य योजना लेकर आई है। हर बच्चे को 3,000 रुपए का प्रत्येक माह जो है भरण पोषण का भत्ता दिया जाएगा। जब उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाएगी तो उनके लिए 5% आरक्षण की भी व्यवस्था करिए। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आरक्षण 5% का दिया जाएगा, जिससे कि वो आगे चलकर वो भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं दें। अभी मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो विश्व की स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना लेकर आए और उत्तराखंड के अंदर इस योजना का नाम हमारी सरकार ने अटल आयुष्मान योजना रखा है। इस योजना के तहत अभी तक 3.5 लाख लोगों का इलाज मुफ्त हो चुका है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के इलाज के लिए 5 लाख रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से तय किया गया है और 460 करोड़ रुपया अभी तक सरकार का उसमें खर्चा हो गया है। हमने कहा है हम इस योजना को और अच्छा करेंगे। अभी जैसे हमारी जो गंभीर बीमारियां होती हैं, किडनी की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, उन सब बीमारियों में और भी जो बीमारियां हैं, उन सब बीमारियों में भी अब आयुष्मान भारत योजना का कार्ड जो है चालू होगा। और आप सब लोगों ने अगर कार्ड नहीं बनाया है तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप कार्ड बनवा लीजिए। और आपको कार्ड बनाने के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। पहले 30 रुपया इसके लिए देना होता था, उसको हमने अब मुफ्त कर दिया। मुफ्त में कार्ड बनाया जाएगा, निःशुल्क उसका कार्ड बनाया जाएगा। इसी प्रकार से हम एक योजना लाए हैं, निःशुल्क जांच योजना। इस योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग में निःशुल्क 207 जांचें। कई बार बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और शुरू में पता नहीं लगता है, क्योंकि हमारे पास बहुत हम सोचते हैं कि अरे कैसे जांच करवाएं। कई बार व्यवस्था नहीं होती है, कई बार साधन नहीं होते हैं, कई बार जो है जांच का स्थान पास में नहीं होता है। तो आने वाले समय में 207 जांचें सरकार ने तय किया, हमने तय किया कि 207 जांचें अब पूरे प्रदेश के अंदर मुफ्त में सरकार करवाएगी। हमारी बहनों के लिए हमने महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है। और महालक्ष्मी किट योजना ऐसी योजना है कि जब एक मां का बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे के पैदा होने के बाद मां को कितने प्रकार का पोषण चाहिए होता है, किस प्रकार के कपड़े बच्चे के लिए चाहिए होते हैं, मां के लिए चाहिए होते हैं, ओढ़ने के, बिछाने के, पहनने के, उन सभी को हमने इस महालक्ष्मी किट योजना के माध्यम से उन बहनों और बच्चों तक पहुंचाने का काम जो है हमारी सरकार कर रही है। 50,000 बहनों को हमने लक्ष्य रखा है इस साल इस योजना का लाभ दिलवाएंगे। अभी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है। इसके माध्यम से जगह जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं, रोजगार के मेले लगाए जा रहे हैं और उन मेलों में हमने ये तय किया है, स्वरोजगार के जो मेले लग रहे हैं उन मेलों में एक ही स्थान पर कैंप लगेगा, मेला लगेगा।
वहीं पर प्रमाण पत्र बनेंगे, वहीं पर फार्म जमा होंगे, वहीं पर उनका पंजीकरण होगा, वहीं पर उनकी स्कूटनी होगी, वहीं पर छटाई भी होगी। और बैंक के लोगों से भी हमने कहा है आप ऋण देने की व्यवस्था भी वहीं पर करिए। पहले देखने में यह आता था और हमारे जिलाधिकारी, हमारे मुख्य विकास अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। हमारे नौजवानों को और हमारे जो स्वरोजगार करने वाले हैं उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं जानता हूं कितनी परेशानी होती है। जो नौजवान रोजगार करना चाहता है, कई बार अगर उसको समय सीमा पर सही तरीके से ऋण न मिल पाए, सही तरीके से उसको फॉर्म न भरा पाए, सही तरीके से उसका प्रमाण पत्र न बन पाए, तो भागते 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 परेशान हो जाता है। अंत में थक कर कहता है कि मुझे ऋण नहीं लेना है, मैं कोई अपना छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा, मैं चला जाऊंगा। जो हमारा नौजवान रोजगार देने वाला हो सकता है वो रोजगार के लिए दर दर भटकता है। इससे हमने ये योजना प्रारंभ करी है कि एक ही जगह पर सारी चीजें होंगी। हम लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी हमने कहा है कि हमारे नौजवान, हमारे युवा जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, सभी जो हमारे प्रदेश की 7-8 हजार के लगभग जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, उन सभी ग्राम पंचायतों में हम एक ओपन जिम खोलेंगे और ओपन जिम के माध्यम से उसमें पैरेलल बार इत्यादि जो भी सामान होता है वो लगाया जाएगा। सारे नौजवान, सारे युवा हमारे प्रशिक्षण लेंगे। ये हमारे चैंपियन साहब कह रहे हैं कि मैं पहलवान हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी तरह सभी लोग अपना शारीरिक सेटअप बनाएं। तो पूरे प्रदेश का बनना चाहिए, पूरे प्रदेश के नौजवानों का बनना चाहिए। जिनके पास वैसे जिम में जाने के लिए साधन नहीं है, जिनके माँ बाप उनका प्रत्येक महीने का किराया नहीं दे सकते हैं, उन सब बच्चों को हम जो है ये योजना लाकर उनके शारीरिक स्वस्थ हो, जिसमें हमारा स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से मुख्यमंत्री स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड योजना चलाएंगे और जल्दी से जल्दी ये बनाए जाएंगे। प्रत्येक क्षेत्र में हमने तय किया है, हमारी भावना है आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में हमारा चाहे कृषि करने वाला हमारा किसान है या हमारा कोई जो है बागवानी करने वाला है, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति को उत्तराखंड के अंदर नंबर 1 की व्यवस्था उसके लिए होनी चाहिए। आने वाले वर्षों में हिंदुस्तान का हमारा नंबर 1 क्षेत्र उत्तराखंड बने, इसके लिए हम वो सभी प्रयास कर रहे हैं जो होने चाहिए। लगातार हमारा प्रयास है कि जो व्यवस्थाएं हमारी छूट गई है हर क्षेत्र में हम सरलीकरण कर रहे हैं। मैं जब से आया हूं आप देख रहे होंगे लगातार हम शासनादेश निकाल रहे हैं, लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को सुविधा होनी चाहिए। मैंने अधिकारियों से भी कहा है कि 3 प्रकार का एक मंत्र हमने तय किया है। सरकार की कार्य संस्कृति का मंत्र, कार्य व्यवहार का मंत्र, वो मंत्र है हमारा सरलीकरण का मंत्र। यानी कि हमारे अधिकारियों के पास कोई जाएगा तो कितना भी कठिन काम लेकर क्यों न जाए, उसको सरल करने की प्रक्रिया हमारे अधिकारियों के माध्यम से होगी। दूसरे नंबर पर उसका समाधान निकालने की प्रक्रिया होगी कि जो काम आपने दिया है उसका सरलीकरण करें और फिर उसका समाधान करें। और तीसरे नंबर पर निस्तारण का मंत्र, यानी कि जो समस्या आई है उसका समाधान होकर उसका निस्तारण होगा। यानी कि वो पत्रावली लंबित नहीं रहेगी और जहां पर भी लंबित रहेगी अगर ये जानकारी में आएगा तो निश्चित रूप से उसके लिए उसका उत्तरदायित्व फिक्स किया जाएगा जिस अधिकारी के पास गया है। और साथ में हमने कहा है कि जो काम जिसका है वो काम उसी के माध्यम से होगा। यानी कि अगर कोई पटवारी का काम है तो पटवारी को ही उसको करना है, तहसीलदार का काम है तहसीलदार करेंगे, और जिले के जो होने वाले काम है उसके लिए किसी को देहरादून नहीं आना पड़ेगा, सचिवालय नहीं आना पड़ेगा। अगर जिले में जो काम हो सकता है उस काम के लिए अगर देहरादून गए हैं, वहां पर जाने के बाद देहरादून आए हैं, तो मैंने कहा है मैं उसका उत्तरदायित्व फिक्स करूंगा। हर क्षेत्र में हमने जिम्मेदारियां तय की हैं आप सब लोगों की सुविधा के लिए। 10 से लेकर 12 बजे तक प्रत्येक कार्य दिवस पर सारे अधिकारीगण अपने कार्यालयों में बैठेंगे और आपकी जन सुनवाई करेंगे, जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे, उनका समाधान करेंगे। मैं आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए, और मैं देख रहा हूं कि ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है, हमारे बेटियों को, बेटों को, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो हमारा ये इंटर कॉलेज है, ये राजा विजय सिंह इंटर कॉलेज है, इस इंटर कॉलेज को कृषि महाविद्यालय बनाया जाएगा, कृषि महाविद्यालय बनाया जाएगा और इसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। हमारे
झबरेड़ा वाले कर्णवाल जी पहले इसको नियम में भी लाए थे विधानसभा में एक बार। आज मुझे लगा कि यहाँ पर हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को आगे बढ़ने के लिए किसी क्षेत्र के अनुसंधान करने के लिए और आज और मैं आपको बताऊं कि आज सचमुच हमारे बीच में वो अभी नहीं है, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वो उनको भी इस कार्यक्रम में आना था। उन्होंने मुझे कहा कि आज उस स्वस्थ कारणों से आ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने भी आप सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं और साथ में यहाँ के हमारे सभी शहीदों को उन्होंने नमन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो समय समय पर आप सब लोगों के बारे में लगातार इस क्षेत्र के बारे में, चाहे भारत की संसद हो, चाहे देहरादून का हमारा सचिवालय हो, विधानसभा हो, हर जगह पर उनके द्वारा इस क्षेत्र की जो बातें हैं, यहाँ की समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और आज के अवसर पर हमारे सभी समिति के आयोजनकर्ताओं को, जिन्होंने इतना शानदार आयोजन किया, आप सब लोगों ने इसमें भाग लिया और निश्चित रूप से हमारे ये शहीद हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। उनका स्मरण हमेशा हमें होना चाहिए। देखिए, याद किसको किया जाता है? जो समाज के लिए कुछ कर गुजरते हैं, देश के लिए कुछ कर गुजरते हैं। ऐसे राजा विजय सिंह जी, कल्याण सिंह जी, मैं उनकी शहादत को और उनके साथियों की शहादत को नमन करते हुए और इस क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्गों को, सभी माताओं बहनों को, मेरे नौजवान साथियों को, प्यारे बच्चों को, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधुओं को सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो तिरंगा यात्रा निकलने वाली है उसका शुभारंभ करेंगे और सभी से मेरा